हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर या बी.आर. अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बड़े बड़े योगदान दिए। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें की और किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई प्राप्त की। इन्हें दलितों के नेता के रूप में बहुत सम्मान प्राप्त है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और इनका जो बचपन का नाम है वो भीम सतपाल था। इनके पिता सतपाल कबीर के अनुयायी थे, शायद इसीलिए इन्होंने उनका नाम भीम सतपाल रखा। 1907 यानी 1907 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद बड़ौदा के जो महाराजा हैं, उन्होंने उनकी शिक्षा की लगन को देखकर छात्रवृत्ति दी, जिसके थ्रू वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। पहले वर्ष 1913 की बात करते हैं। यहाँ पर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्रियां अर्जित की। आप देख रहे होंगे इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो इन्होंने डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली है। और इन्होंने वर्ष 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। अब इनके थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इनकी शादियाँ कितनी हुई थी। तो इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी इन्होंने रमाबाई से की थी, बाद में उन्होंने इनकी शादी रमाबाई से 1906 में हुई है, और जो दूसरी शादी है वो सविता अम्बेडकर से हुई है 1948 में। तो इनका जो जन्म था वो अस्पृश्य परिवार में हुआ था। तो आप जानते ही होंगे कि पहले किस तरह का भेदभाव किया जाता था। जो दलित लोग हैं वो किस तरह का भेदभाव, दलित लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव होता था। ब्राह्मण लोग उन्हें कुओं, सार्वजनिक स्थलों पर जाने की उन्हें बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते थे। यानी इसी के कारण इन्हें अपने जीवन में कई बार छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव का सामना करना पड़ा, और इनके जीवन में यह बहुत गहरे सदमे के रूप में उभरा। इसीलिए यह चाहते थे कि किसी भी तरह से जो भारतीय व्यवस्था में जातिगत भेदभाव हो रहा है उसे ख़त्म किया जा सके। अब यहाँ बात करते हैं कि जो विधि मंत्री के रूप में अंबेडकर संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। आप सभी को पता होगा जो हमारे देश का संविधान बना था उसका प्रारूप तय करने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थी। जैसे एक समरी टाइप नहीं होता, सारी चीज़ें लिख देना, उसको रिटर्न कर देना, तो वो चीज़ की जो जिम्मेदारी थी वो इन पर थी। 5 फरवरी और अंबेडकर ने जो अंग्रेज ने 3 गोल में सम्मेलन किए थे, जिसके अंदर संविधान के विषय पर बातचीत होनी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो भारतीयों को हस्तांतरित की जाए, यानी सत्ता के कौन कौन से पार्ट है जो भारतीयों को हस्तांतरित की जाए। ये 1930, 31, 32 में हुए थे। तो जो तीनों गोल में सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 5 फरवरी 1951 को संसद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पास किया। अब ये असफल हो गया था क्योंकि इसको नेहरू जी ने मानने से इनकार कर दिया था, या नेहरू के मंत्रिमंडल ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया था। तो 27 सितंबर 1951 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो अंबेडकर ने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। कुछ उनकी बुक्स हैं जो एजुकेशन के ऊपर हैं और कुछ बुक्स हैं जो उनकी जाति को लेकर हैं। अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक साप्ताहिक लिखी है। 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत का भी पत्र का भी प्रकाशन किया है, और यह धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थन थे। तो यह चाहते थे कि भारत में सभी धर्मों को बराबर दर्जा मिले, बराबर सम्मान मिले, कोई भी जातिगत भेदभाव ना हो। इसीलिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की कुछ रचनाएं हैं, आपको मैं बार बार
बता ही देती हूँ कि आपको इनकी रचनाएं, इनकी क्या, किसी भी राइटर की रचनाएं आपको सीरीज़ वाइज याद करनी है कि कौन सी उन्होंने पहले लिखी और कौन सी बाद में, और रचनाओं को आपको बार बार नज़र से निकालना पड़ेगा जिससे कि आपका पॉइंट क्लियर हो सके और आप आसानी से पेपर में उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो ये कुछ उनकी रचनाएं हैं। अब हम उनके सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार और लोकतांत्रिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक विचार, सबसे पहले हम चलते हैं सामाजिक विचारों की तरफ। डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। आप सभी को पता है कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। वर्ण व्यवस्था जिसके अंदर पूरे समाज को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे काफ़ी टाइम पहले उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों द्वारा किया गया था, तो ब्राह्मणों द्वारा बांटा गया था। तो उनका मेन पर्पस था कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसके आधार पर समाज को उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। लेकिन बाद में पहले तो ये होता था कि अगर आप कोई कार्य करते हो तो आप उस कार्य को अगर चेंज कर लेते हो तो आप दूसरी जाति में जा सकते हो। अगर हम मान लेते हैं वैश्य में आते हैं, आपके व्यापारी आते हैं, तो व्यापारी अगर पहले व्यापार करते हैं और वो अपना काम छोड़कर सैनिक शिक्षा में या सैनिक में आ जाते हैं तो उनका जो वर्ण हो जाएगा वो क्षत्रिय हो जाएगा। तो इसी तरह से ये चीज़ें आपकी बटी हुई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसी के आधार पर उसको जाति का नाम दे दिया गया और यह जाति वर्णों में बांटने के कारण कहीं ना कहीं भेदभाव आपका स्टार्ट हो गया। आप काफ़ी टाइम पहले सुनते हो, आप कहानियों में पढ़ते हो, टीवी में आपको फिल्में देखने के लिए मिलती हैं कि किस तरह से दलितों के साथ, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। तो उन्हें कुछ कार्य होते हैं जो नीच या घृणित माने जाते हैं, तो उन्हीं को करने पर जोर दिया जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसी जाति में जन्म लिया था और वह काफ़ी पढ़े लिखे थे, उसके बाद भी उन्हें इन सब चीज़ों का सामना और अपमान सहना पड़ा था। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध करा और इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भी आक्रमण किया है। इन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो तो अनैतिक है, गरिमाहीन है। तो इनकी जो वर्ण व्यवस्था की तुलना है वो प्लेटो के समान ही है। तो अंबेडकर ने क्या कहा जाति व्यवस्था के बारे में कि जो हिंदू समाज में बहुत सारी विकृतियाँ हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं और जाति व्यवस्था में अगर हम समाज को जाति व्यवस्था में बांट लेते हैं तो सामाजिक और आर्थिक विकास तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर उनको वह काम करने की तो अनुमति है ही नहीं जो ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य को है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत का विरोध करा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता की जड़ें वर्ण व्यवस्था में, ना तो यह वर्ण व्यवस्था बनती और ना ही ये अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना का उदय होता। तो इसीलिए यह हिंदू समाज पर ज़्यादा ही कह सकते हैं कि कटाक्ष व्यक्त करते हैं अपने, उनको उससे नफरत भी होती है कई बार। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिए जाने पर का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि शूद्रों को क्यों नीचे का स्थान दिया गया है, उन्हें ऊंचे दर्जे का भी तो स्थान दिया जा सकता था। अब ये बात करते हैं शूद्रों की उत्पत्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शूद्र कौन थे, ये इनकी रचना है वर्धा शूद्राश, 1949 में इन्होंने लिखी है। तो उसके बारे में इन्होंने शूद्र के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में शूद्रों का कोई पृथक वर्ण नहीं था, ये क्षत्रिय वर्ण का ही भाग थे। तो शूद्र वे क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था, यानी अब वह जिस कार्य में लग चुके हैं वही कार्य करेंगे और उसके अलावा उन्हें कार्य चेंज करने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं महार वतन प्रणाली तथा खोट व्यवस्था क्या थी। तो ये दोनों ही प्रणाली महाराष्ट्र में प्रचलित थी। तो जो महार वतन प्रणाली है ये क्या था, इस प्रणाली के अंतर्गत क्या था कि अनुसूचित जाति का अगर कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में
काम करता है, अगर वह सरकारी दफ्तर में नहीं पहुंचा, किसी भी कारणवश बीमार है या कहीं गया हुआ है, तो उसी के परिवार के किसी व्यक्ति को वहां जाकर कार्य करना पड़ेगा। तो एक तरह से तो ये घृणित हुआ। क्यों हुआ घृणित? क्योंकि ये किसी और जाति के साथ तो हो नहीं रहा था, ना ब्राह्मण के साथ हो रहा, ना क्षत्रिय के साथ। वैश्य के उन्होंने छुट्टी करी तो ठीक है, उनके बदले उनका परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन अगर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति ने छुट्टी कर ली तो उसकी जगह उन्हें काम देना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। तो इसी को महार वतन प्रणाली कहा जाता है। और खोट व्यवस्था की थी। खोट व्यवस्था थी जमींदारों से संबंधित। तो ये जमींदारों से संबंधित थी, तो इसमें क्या था, भूमि प्रबंध का इनका एक अपना तरीका था, जिसके अंतर्गत ये नीचे जाति के लोगों से बहुत ज़्यादा राजस्व वसूल करते थे। दलित लोगों के साथ बहुत सारा राजस्व वसूल किया जाता था। अब इन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के उपाय बताए हैं कि किस तरह से जो दलित लोग हैं वो अपना उत्थान कर सकते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनकी ये थी कि उनका यह मानना था कि दलितों को अगर अपना विकास करना है, अगर उन्हें आगे बढ़ना है और इस जातिगत छुआछूत आदि की भावना से मुक्त होना है, तो उन सभी को पहले एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा, उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। तीसरा, उन्हें शिक्षा प्रदान करना। अगर दलित वर्ग ज़्यादा मात्रा में शिक्षित हो जाएगा तो ये जातिगत भेदभाव को दूर करने में सक्षम हो पाएगा। तो इन्होंने जो दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए अंबेडकर ने उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्होंने उन्हें संगठित होने का आह्वान दिया था कि सभी दलित एक साथ हो जाओ। अगर हम एक साथ हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि कोई हमारा शोषण ना कर पाए। तो दलित वर्गों की सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने काफ़ी तरह की शिक्षा से संबंधित और आरक्षण से शिक्षा से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट खोले। साथ ही उन्होंने शिक्षा और सेवा में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन भी किया। और इस आरक्षण को आप देख ही सकते हो, जब हमने संविधान अपनाया था तो उसके बाद 10 वर्षों तक यह प्रावधान लाया गया था कि शिक्षा और भी क्षेत्रों में दलित लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे इनका विकास किया जा सके। और इतने सालों तक इनका शोषण होता आ रहा है, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे करके ये बढ़ चुका है और अब 2030 तक लागू हो चुका है। 2020 में हुआ था, तो इस प्रावधान को 10 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने देखा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना सम्मानजनक जीवन होने के बाद भी उन्हें अपमान देखना पड़ता है। और किसकी वजह से? जातिगत भेदभाव की वजह से। तो कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंचती थी, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और साथ ही इन्होंने खुद तो बौद्ध धर्म को अपनाया ही था, साथ ही ये दलितों को भी बार बार यही कहते थे कि आप लोग भी बौद्ध धर्म को अपना लो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं है। सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान दिया जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। तो दलित वर्ग के उत्थान के लिए अंबेडकर ने कोई एक पार्टी बनाई है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऐसे संगठन कुछ बनाए हैं जिससे वो उनका विकास कर सकें। ये तो थे उनके सामाजिक विचार कि किस तरह से दलितों के साथ बुरा व्यवहार हुआ है और किस तरह से दलित लोग अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उसके बाद भी जो उनके साथ भेदभावपूर्ण जीवन उन्हें जीना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो उनके मन पे बहुत गहरी चोट पहुंची। अब हम बात करेंगे उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। तो राजनीति के, एक तो वो कल्याणकारी राज्य चाहते थे, उदारवादी राज्य चाहते थे। उन्होंने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि संसदीय शासन पद्धति बिल्कुल बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तरह से इसके अंदर लोकतंत्र की सुनवाई होती है। लोकतंत्र में लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रत्याशी आते हैं, राज्यसभा में जो विधानसभाओं से जो लोग जीते हैं, निर्वाचित हुए सदस्य, तो वो इलेक्शन वो चुनकर भेजते हैं। तो इस तरह से उन्होंने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया था।
फिर अगर बात करते हैं कि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की मांग की थी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी एक चीज़ की पूजा नहीं की जा सकती, और यह एक ही शासक के बिल्कुल खिलाफ थे। और इन्होंने कहा था अगर हमने लोकतंत्र प्रक्रिया अपना रखी है तो इस पर भी ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं एक व्यक्ति की ही पूजा की जाए। जैसे अगर हम शुरू के वर्षों में देखें, जैसे हम शुरू के वर्षों की बात करें तो कांग्रेस प्रणाली 3 चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत प्राप्त की थी। तो एक तरह से एक व्यक्ति पूजा हो रही थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम एक दिग्गज नेता के रूप में उभरे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद आता है कि इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे एक ऐसी शासन प्रणाली हो जिसमें शक्तियों का विभाजन 3 आधार पर हो, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, तीनों अपने अपने कार्य अच्छे से कर सके और तीनों का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण ना हो, जिससे कि वो निष्पक्ष होकर देश की भलाई के लिए कार्य कर सकें। अब हम देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी क्या क्या विचार थे। तो मैंने आपको बता दिया संवैधानिक लोकतंत्र चाहते थे। तो इन्होंने कहा था इसके लिए नैतिकता की ज़रूरत है। इन्होंने कहा था कि अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होना जरूरी है। सामाजिक लोकतंत्र यानी सभी लोग समाज की दृष्टि में समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव ही ना हो। आर्थिक रूप से लेकिन आर्थिक रूप से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि आजकल भी कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिन्हें एक टाइम का खाना भी प्राप्त नहीं हो पाता, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को भी खाना खिला सकते हैं। कुछ दिन अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो पूरे देश को भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आर्थिक लोकतंत्र को तो पाना उचित ही, मतलब हम प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उनका यही मानना था, बट ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि स्वतंत्र शासन और लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके, यानी उनके अपोजिशन में कुछ ऐसी पार्टियां हों जो उनकी कमियों को बार बार उजागर कर सकें। और संविधान और वयस्क मताधिकार से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। इन्होंने ये चीज़ें कही थी। ये इसीलिए कहा कि ये नहीं कि हमने संविधान बना दिया तो लोकतंत्र हो गया स्थापित, वयस्क मताधिकार है तो लोकतंत्र स्थापित हो गया। उसके लिए पहले हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से भी लोगों को सक्षम करना होगा और भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों को रोकना होगा। जाति, वर्ग और लोकतंत्र की बात, आप यहाँ पर देखो कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता एवं लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है जिसे नहीं समझा जा सकता। यहाँ इनका कहने का मतलब है कि विदेशों के एक अलग अधिकार होते हैं और भारतीय नागरिकों यानी किसी भी देश के नागरिक के और विदेशी के अधिकार अलग अलग होते हैं और उनकी स्वतंत्रताओं में भी अलग अलग अंतर होता है। तो कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, ना कि लोगों की स्वतंत्रता के लिए। लोग तो स्वतंत्र हुए ही नहीं, लोग तो अभी भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अभी भी लोग गरीबी से जकड़ रहे हैं, गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस चीज़ के लिए तो वर्क कर रही है, बट इस चीज़ के लिए पूरा अपना एफिशिएंट है, वो पोटेंशियल है, वो नहीं दे रही। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तो पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि इसी जाति की वजह से ही समाज में आज जो भेदभाव देखने के लिए मिल रहा है वो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही इसकी जिम्मेदार है। अधिकारों के प्रति कुछ उनके दृष्टिकोण, तो अधिकारों के प्रति उनके कुछ दृष्टिकोण थे। वे मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। तो वो चाहते थे कि नागरिकों के कुछ अधिकारों को अनुलंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कुछ अधिकार हैं जैसे कि मौलिक अधिकार, इन्हें संवैधानिक सुरक्षा दी गई है, मतलब इन्हें कोई भी छीन नहीं सकता। अगर आपके कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो आप उनको प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। एक है जो DSSB में लास्ट ईयर आई थिंक 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों को
अगर आपसे कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो आप उन्हें कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ये दोनों ही ऐसे न्यायालय हैं जहाँ पर हम अपने मौलिक अधिकारों से हनन से संबंधित चीज़ों के लिए हम वहाँ पर याचिका दायर करा सकते हैं। आर्थिक विचार में उन्होंने भारी उद्योगों का समर्थन किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था चाहते थे, यानी इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण हो, और वही हमारी देश की अर्थव्यवस्था है। सहकारी कृषि का समर्थन इन्होंने किया था, और उनकी कुछ ये बुक्स हैं जिनमें उन्होंने आर्थिक विचारों को लिखा है। आप प्लीज़ एक बार बुक्स पे नज़र डाल लेना। और इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना भी की है। मार्क्सवाद के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप उसे वॉच कर लेना कि जो मार्क्सिज्म है या कार्ल मार्क्स है, उनकी थ्योरी क्या है। तो मार्क्सवाद की आलोचना, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया। जो कार्ल मार्क्स थे वो वर्ग संघर्ष का विचार करते थे, यानी वो पूंजीपति और मजदूरों के बीच में क्रांति कराना चाहते थे, और वो पूंजीपति वर्ग को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा अगर हम वर्ग संघर्ष चलो ख़त्म कर देते, गरीबी और अमीरी हम ख़त्म कर देते, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम समाज से बिल्कुल शोषण को ख़त्म कर सके। अभी भी तो उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति के लोगों का अभी भी शोषण किया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी एक तरह से लोगों को पथभ्रमक कर रहे हैं, यानी उन्हें बहका रहे हैं। वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिससे कि दलित लोगों का उत्थान हो सके। और इन्होंने कहा था कि जो गांधीवाद है, तो गांधी जी राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि जो गांधी जी जिस तरह के राम राज्य की संकल्पना कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रयोग से संभव है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की चलती है और जनता अपने हिसाब से शासन चला सकती है। तो यहाँ उन्होंने गांधी जी जो विचार दे रहे हैं वो पशु की भांति उन्होंने बताया। क्यों पशु की भांति बताया? क्योंकि गांधी जी सादगी भरा जीवन व्यतीत करने पर ज़्यादा जोर देते थे। तो उन्होंने कहा अगर सादगी भरा जीवन व्यतीत ही करना है तो पशु और इंसान में क्या अंतर है। तो कम से कम अगर इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतना तरक्की कर रहा है वैज्ञानिक रूप से भी, तो उसको अपना जीवन अच्छा जीने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इन्होंने उनका कड़ा खंडन किया है। उन्होंने कुछ दल बनाए, कुछ संस्थाएं बनाई, जैसे कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ये उन्होंने 1942 में बनाया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने 20 मार्च 1924 को बनाई। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन्होंने इसका जो बाद में 1957 में रिपब्लिक दल का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, अगर नेट के एग्ज़ाम की बात करें तो नेट के एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर के अगर आप देखेंगे ऑनलाइन अगर क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको पता दिखाई देगा कि एक क्वेश्चन ये अटैम्प्ट हुआ था कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सा दल बनाया था। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दलों के नाम याद रखने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लेबर पार्टी बनाई थी, जिसका नाम 1957 में चेंज करके रिपब्लिकन दल बना दिया गया। उनकी ये कुछ किताबें हैं जो जाति की समाप्ति पर हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट लगता है या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने इस बुक के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मैंने इसमें कवर की है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।